नमस्कार साथियों। वर्ग एक चयन और जो पात्रता परीक्षा है उसकी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हमने 2023 में जो टेट का एग्जाम हुआ था उसके दोनों एग्जाम हुए थे उनके प्रश्नों को हल कर लिया है। और आज से इस सीरीज में आज से जो सेशन है उसमें जो दो चयन परीक्षा हुई थी वर्ग एक की उसके जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, दोहा या दोहा दोनों किस भाषा के लिए लोक भाषा के लोकप्रिय छंद हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दोहा या दोहा दोनों किस भाषा के लोकप्रिय छंद हैं। ऑप्शन है हमारे पास पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवधि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929। तो उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है तो उसमें जो आदिकाल से उनका जो बुक है वो प्रारंभ होती है और उसका प्रकरण वन है। तो उसकी जो प्रारंभिक लाइन है वो है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उसी समय दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या जो काव्य भाषा है वो मानी जा सकती थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बात है वो अगर उसको देखा जाए, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था तो उसी तरीके से दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या काव्य भाषा है उसका बोध होता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और ये जो पंक्तियां हैं जो उनकी जो पुस्तक है उसकी जो प्रारंभ है उसी की है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उसी तरह दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या जो काव्य भाषा है उसका संबंध माना जा सकता है। इसके अलावा एक और आलोचक हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनका मत है कि दोहा है वो अपभ्रंश का लाडला छंद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो बोलते हैं दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। ये वाली पंक्ति भी आपसे पूछने आ सकती है और कई बार पूछी भी गई है कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। ये जो पंक्तियां हैं वो किस आलोचक की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो इस तरीके से दोहा या दोनों हैं किस भाषा के लोकप्रिय छंद है, तो वो है अपभ्रंश भाषा के। तो पहले का जो प्रश्न है उसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने अबहट्ट में रचना की थी? तो जो आदिकाल है वो हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक काल है उसका उसका नाम है आदिकाल। और ये जो आदिकाल है वो सिद्ध, नाथ, इसके अलावा जैन साहित्य जो धार्मिक साहित्य है उसके अलावा जो वीर गाथात्मक काल है उन दो भागों में विभाजित है। इसके अलावा इसका जो लौकिक काव्य है उसको भी इसमें डिवीजन किया जाता है। और आदिकाल है वो अत्यंत विविधतापूर्ण काव्य मिलेगा आपको। हिंदी साहित्य का पूरा 1000 वर्षों का जो युग है उसमें जो सबसे विविधतापूर्ण आपको काव्य मिलेगा वो है आदिकाल। इसमें एक तरफ तो सिद्ध, नाथ और जैन है वो धार्मिक साहित्य की रचना कर रही थी, तो दूसरी तरफ इसमें जो वीर गाथात्मक काव्य है उसके द्वारा जो ओजस्वी जो काव्य है उसका भी सृजन किया जा रहा था। तो दूसरी तरफ इसमें जो विद्यापति, अमीर खुसरो हैं या जो अब्दुल रहमान जैसे कवि हैं वो लौकिक साहित्य की तरफ भी रचना कर रहे थे। इस तरीके से आदिकाल है वो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विविधतावादी युग है वो माना जा सकता है। फिर है आदिकाल किस कवि ने अबहट्ट में रचना की थी? तो आदिकाल है उसका जो प्रारंभिक काल है वो सामान्यतः माना जाता है जो 8वीं सदी है वहां से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैसे तो 1000 ईस्वी वहां से इसका जो काल है वो मानना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब सामान्यतः सहमति है कि जो 7वीं जो 8वीं सदी है वहां से हम हिंदी साहित्य का आरंभ है वो मान सकते हैं। उस समय हम विभिन्न प्रकार की जो भाषा है उसमें संक्रमण नजर आता है। एक तरफ तो प्राकृत है, प्राकृत का जो विकास है वो अपभ्रंश भाषा में हो रहा था। इसके साथ ही अपभ्रंश है वो आगे चल के कुछ अबहट्ट वगैरह उसका भी रूप ले लेती है। तो आदिकाल के किस कवि ने अबहट्ट में रचना की थी, ये जो प्रश्न है इसके अगर ऑप्शन देखेंगे, कुतुबन, ये आदिकाल के तो कवि है ही नहीं है, कुतुबन है, ये है भक्ति काल के कवि। और ये भक्ति काल में जो प्रेमाश्री काव्य धारा है या प्रेम मार्गी जो काव्य धारा है उसके कवि हैं। और इसी को सूफी काव्य धारा है वो भी बोला जाता है। और कुतुबन की जो प्रमुख रचना है वो है मृगावती। कुतुबन की जो प्रमुख रचना है वो है कुतुबन की मृगावती।
ये इंपोर्टेंट फैक्टर याद करने के लिए कि कुतवन की रचना का नाम क्या है, तो वो है मृगावती। फिर है नरपति नाला, ये भी आदिकाल के कवि हैं और ये आदिकाल के जो वीरगाथा काल है उसके कवि है। इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है नरपति नाला की, ये वो है बीसल देव रासो, जो कि 4 भागों में विभाजित है। बीसल देव रासो, ये जो रचना बीसल देव रासो ये है वो 4 भाग्य है में विभाजित है। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है ये कि बीसल देव रासो वह किसकी रचना है, तो वो है नरपति नाला। और बीसल देव रासो है वो कितने भागों में विभाजित है, तो वो है 4 भागों में विभाजित है बीसल देव रासो। फिर है अब्दुल रहमान, या इन्हीं का एक अन्य नाम और है वो है अद्दमान, इन्हीं को अद्दमान भी बोला जाता है। ये आदिकाल के ही कवि हैं और इन्होंने ही अवहट्ठ या जो देश भाषा है उसमें काव्य सृजन किया था। अवहट्ठ या देश भाषा है उसमें काव्य सृजन किया था। इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है जिसमें अवहट्ठ देश भाषा का प्रयोग नजर आता है, वो है संदेश रासक। संदेश रासक है वो इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो कि एक बृह काव्य है। संदेश रासक है वो क्या है, एक बृह काव्य है। आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो आदिकाल पुस्तक है उसमें इनकी प्रशंसा में बोलते भी हैं कि ये जो इनका जो संदेश रासक है वो प्रथम धर्मेत्तर रासक ग्रंथ है। द्विवेदी जी के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इनका जो संदेश रासक है वो प्रथम धर्मेत्तर रासक ग्रंथ है। धर्मेत्तर रासक ग्रंथ है ये। और इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो उनको हिंदी साहित्य का जो पहला कवि है उसके रूप में उपाधि से भी सुशोभित करते हैं। तो अब्दुल रहमान है उन्होंने देश भाषा या अवहट्ठ भाषा उसमें काव्य सृजन किया है। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है संदेश रासक, जो कि एक बृह काव्य है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो संदेश रासक है उसको प्रथम धर्मेत्तर रासक है उसकी संज्ञा से भी सुशोभित करते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धों की वज्रयान शाखा में सिद्धों की कितनी संख्या मानी है? तो ये जो है ब्रजयान नहीं है, ये है वज्रयान। वज्रयान शाखा में सिद्धों की कितनी संख्या मानी है? तो जो बौद्धों की संख्या है, बौद्धों का जो काव्य है या जो सिद्ध शाखा है उसी को हम आदिकाल के आरंभ में सिद्ध काव्य भी बोलते हैं। और इसी से आगे चल के सिद्धों से ही एक क्रांतिकारी तेवर अपनाते हुए इसी परंपरा का विकास करते हुए नाथ साहित्य उसका भी सृजन करते हैं। जो सिद्ध और जो नाथ साहित्य हैं उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी साहित्य में शामिल नहीं करते हैं। उनका तर्क है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सिद्ध और जो नाथ साहित्य है वो सांप्रदायिक प्रवृत्ति मात्र है, अतः इनको साहित्य में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये जो सिद्ध और नाथ जो साहित्य है इनकी जो सिद्धों की जो संख्या है वो है 84। और इसीलिए प्रसिद्ध भी है कि 84 सिद्ध और नाथ। अब इससे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों के बारे में आप याद रखेंगे, नाथों को बोला जाता है नवनाथ, यानी कि जो नाथों की जो संख्या है वो है 9। तो जो नाथों की जो संख्या है वो है 9, 84 सिद्ध हैं और नवनाथ हैं 9। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रश्न है। जो सिद्धों की जो संख्या है वो है कितनी है? तो वो है 84। और जो नाथों की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 9। तो बौद्धों की वज्रयान शाखा में सिद्धों की कितनी संख्या मानी जाती है? तो वो है 84 और नाथों की संख्या कितनी है? तो वो है 9। अगला प्रश्न है, उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये जो प्रश्न है आपको कई एग्जाम में आने की देखने को मिल जाएगा और साथ ही कई एग्जाम में उसमें आया हुआ भी है कि उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। ये रामचंद्र शुक्ल नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन होगा। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा वो हिंदी की एक प्रमुख कवि के साथ में एक आलोचक भी रहे और इन्होंने हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ भी लिखा है, वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रामचंद्र शुक्ल वो एक बड़े ही महत्वपूर्ण निबंधकार भी रहे हैं और आलोचक भी रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और श्याम सुंदर दास, ये जो श्याम सुंदर दास हैं इनका हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक विकास है उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो श्याम सुंदर दास हैं वो हिंदी शब्द सागर है उसके संपादक मंडल में भी शामिल थे।
इसके साथ ही ये सरस्वती जो पत्रिका है उसके भी संपादक रहे हैं। इसके अलावा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है, इसके अलावा इनकी बड़ी ये हिंदी शब्द सागर और सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल रहे हैं। में शामिल रहे, ये इनकी बड़ी महत्वपूर्ण खासियत है कि ये जो हिंदी शब्द सागर है उसके जो संपादक मंडल है उसमें भी ये शामिल रहे हैं। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इसका जो आंसर है वो सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम है वो पुरानी उत्तरी अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बड़ा एक इंपोर्टेंट कथन है कि जो पुरानी उत्तर अपभ्रंश है या जो पुरानी अपभ्रंश है वो ही हमारी पुरानी हिंदी है। तो ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वो हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कहानीकार और निबंधकार रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में 3 ही कहानियां लिखी थी, वो है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और इसके अलावा उसने कहा था इनकी कहानी है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने इनके 2 निबंध हैं वो भी आपको कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इनके जो प्रमुख निबंध है वो है कछुआ धर्म और मारेसु मुहु कुंठा। इसके अलावा इनकी ख्याति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समालोचक पत्रिका के संपादक भी रहे थे। समालोचक पत्रिका, ये समालोचक जो पत्रिका है उसके संपादक भी रहे हैं। तो ये जो समालोचक जो पत्रिका है उसके भी ये संपादक वो है रहे हैं। तो उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी बोला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और इनकी 3 कहानियां सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, 2 निबंध इनके बड़ी महत्वपूर्ण है वो है कछुआ धर्म और मारेसु मुहु कुंठा। इसके अलावा इन्होंने जो समालोचक पत्रिका उसके संपादन का कार्य भी किया था। अगला प्रश्न है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ भाषा की उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? अवधी, बघेली और जो छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? तो अवधी, बघेली और जो छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति है वो स्वर सैनी से तो नहीं मानी जाती है, बिराचर से भी नहीं, अरबी से नहीं। जो अर्धमागधी जो भाषा है इन सब तीनों जो भाषाओं की उत्पत्ति है वो मानी जाती है अर्धमागधी से। पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी हिंदी का जो विकास है किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, ये तो नहीं है, बिराचर भी नहीं है, अर्धमागधी भी नहीं है। तो जो पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो हुआ है सौर सैनिक अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न है ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में लिखी गई है? ढोला मारूरा दोहा है वो किस भाषा में लिखी गई है? हमारे पास ऑप्शन है कन्नौजी, अवधी, बांगड़ू। तो ढोला मारूरा दोहा है वो है डिंगल में। किस भाषा में लिखी गई है? तो वो डिंगल में। ये जो प्रश्न है वो एक तथ्यात्मक प्रश्न भी है और साथ ही इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो भी निहित है। जो आदिकाल का जो काव्य है या जो राजस्थान काव्य है तो उसमें 2 प्रकार की जो शैलियां हैं वो प्रचलित रही हैं। आदिकाल के काव्य में 2 शैलियां हैं वो प्रचलित रही हैं, वो है एक है डिंगल और दूसरी शैली है उसका नाम है पिंगल। डिंगल जो काव्य है उसमें जो वीर गाथात्मक काव्य है वो शामिल है, वीर गाथात्मक काव्य। और पिंगल में वो है श्रृंगार और प्रेम। तो आदिकाल में जो काव्य चरित्र है तो उसमें जो भाषा शैली है उसमें 2 आपको शैलियां नजर आएंगी, डिंगल और पिंगल। डिंगल है वो एक वीर गाथात्मक काव्य के अंतर्गत आता है और पिंगल है वो है श्रृंगार और प्रेम। और चारण और जो भाट कवि है उन दोनों कवियों ने ही इन दोनों शैलियों को अपनाया है। तो जो डिंगल है वो वीर गाथात्मक या ओजस्वी पूर्ण काव्य है। तो इसमें जो अपभ्रंश और जो राजस्थानी भाषा है उन दोनों का मिश्रण नजर आता है। तो डिंगल में आपको नजर आएगा राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा और इसकी जो शैली है वो मानी जाती है पश्चिमी राजस्थानी। तो ये है पश्चिमी राजस्थानी डिंगल और जो पिंगल है वो है पूर्वी राजस्थानी।
तो डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थानी भाषा के साथ इसमें जो अपभ्रंश भाषा, इन दोनों का जो मिश्रण है वो नजर आता है। इसके अलावा जो पिंगल है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें है वो है पूर्वी राजस्थानी के साथ में ब्रज भाषा है उसका सामंजस्य नजर आता है। तो पिंगल में जो ब्रज भाषा है वो ध्यान रखने वाली बात है कि जो पिंगल शैली में वो किस भाषा का नजर आता है, तो वो पूर्वी राजस्थानी भाषा के साथ ही उसमें ब्रज भाषा नजर आएगी, और इसमें पश्चिमी राजस्थानी के साथ ही जो मारवाड़ी भाषा है उसका सामंजस्य नजर आएगा। तो ढोला मारूरा दुआ किस भाषा में लिखी गई है, तो वो है डिंगल। आदिकाल में दो काव्य शैलियां हैं वो प्रसिद्ध रही हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान, और जो मारवाड़ी भाषा है उन दोनों का सामंजस्य नजर आएगा। तो पिंगल में जो पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा है उन दोनों का सामंजस्य नजर आता है। इस तरीके से जो प्रश्न है वो फैक्चुअल के साथ में जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों का समावेश इसमें है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो भारतीय संविधान है उसमें भाग जो 17 है वो राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। भाग 17 उसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और इसमें जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है उसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। राजभाषा संबंधित प्रावधान। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो संविधान का जो अनुच्छेद 43 है उसमें कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और साथ ही जो अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्वरूप है उसको भी अपनाया जाएगा। तो संविधान का जो अनुच्छेद 343 है जो कि भाग 17 के अंतर्गत है, तो उसमें बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और साथ ही जो अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है उसको स्वीकार किया जाएगा। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 210 है वो जो राज्य विधानसभाएं हैं उनमें जो राजभाषा से संबंधित प्रावधान है उसको वर्णित करता है, और अनुच्छेद 120 है वो संसद है, संसद से संबंधित राजभाषा से संबंधित प्रावधान है उसको समाहित करता है। तो ये दो। निम्न में से मानक भाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से मानक भाषा प्रमुख लक्षणों में से कौन सा सही नहीं है? तो मानक भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो कि व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जित होती है, और साथ ही उसका जो स्वरूप है उसमें एकीकरण है या तारतम्यता है वो नजर आती है, और उसका जो सभी जगह है सरकारी राजभाषा या कार्यालयों में उसका एक समान सा उपयोग किया जाता है। तो उसमें एक रूपता होती है, तारतम्यता होती है, और साथ ही उसका जो व्याकरणिक ढांचा है वो भी निश्चित होता है। तो मानक भाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा सही नहीं है? तो सर्वप्रथम ये व्याकरण सम्मत तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मानक भाषा बनने की जो कसौटियों में से एक है सबसे प्रमुख है वो है कि अगर व्याकरण सम्मत नहीं होगी तो वो मानक भाषा वो मानी ही नहीं जाएगी। इसके साथ में परिनिष्ठित भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें परिनिष्ठित नहीं होगी या उसका जो स्वरूप है वो मान्य नहीं होगा तो उसको मानक भाषा भी नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा सर्वमान्य भी होनी चाहिए। सर्वमान्य का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में उसका अलग स्वरूप नजर आ रहा हो और दूसरे क्षेत्र वाले उसको मान ही नहीं रहे हैं, यानी कि एक क्षेत्र से लेकर दूसरा उच्चतम क्षेत्र तक उसकी जो प्रवृत्ति है वो आपको सर्वमान्य मान जाए, और सभी व्यक्ति हैं उसको सर्वमान्य करते हैं। तो इसकी जो विशेषता नहीं है वो है क्षेत्रीयता से प्रभावित, क्योंकि अगर कोई भी अगर मानक भाषा है अगर वो क्षेत्रीयता से प्रभावित होगी तो ना तो उसका व्याकरणिक ढांचा है वो प्रभावित हो पाएगा, और ना ही उसमें एक रूपता है वो तारतम्यता है वो भी नहीं आ पाएगी। इस तरीके से मानक भाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा नहीं है, तो वो है क्षेत्रीयता। अगला प्रश्न है, पत्र व्यवहार समाचार पत्र आकाशवाणी दूरदर्शन के समाचार किस भाषा में प्रसारित किए जाते हैं? पत्र व्यवहार समाचार पत्र आकाशवाणी दूरदर्शन के समाचार हैं वो किस भाषा में प्रसारित किए जाते हैं? मैंने आपसे पिछले जो प्रश्न है उसमें इस चर्चा भी कर गया था, क्योंकि जो मानक भाषा होती है उसका जो सरकारी कामकाज के साथ ही विभिन्न प्रकार के जो दफ्तर कार्यालय होते हैं या जो अखबारी सामग्री होती है उसमें मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो अमानक हिंदी का तो प्रयोग किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि पत्र व्यवहार
पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। समाचार पत्र आकाशवाणी, उपमानक हिंदी का भी प्रयोग नहीं होगा, क्षेत्रीय प्रभाव से अनुरंजित मानक हिंदी का भी नहीं होगा। तो इसमें जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाता है एकमात्र मानक हिंदी का, और क्योंकि मानक हिंदी सर्वमान्य होती है इसलिए मानक हिंदी का प्रयोग ही पत्र व्यवहार, समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन के समाचार वह किया जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपरा है उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य है। ये जो इसके जो रचयिता हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ये जो साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है इसमें आदिकाल और भक्तिकाल इन दोनों ही काव्य काल हैं, उन दोनों का ही निर्माण है वो कभी कर पाए थे। तो आदिकाल और भक्तिकाल का तक ही ये दो है उसमें विभाजित है। इसके अलावा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख जो हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है उसमें एक है आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका है, वो इनके प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ हैं। श्याम सुंदर दास को अगर प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो एक है हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, और इसके अलावा इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो हिंदी कोविद। तो जो श्याम सुंदर दास हैं उनका एक हिंदी भाषा के अलावा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी भाषा और साहित्य के अलावा हिंदी कोविद रत्नमाला वो भी इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये जो रामनरेश त्रिपाठी हैं ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं और साथ ही एक प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि हैं उसमें शामिल हैं ये। तो ये जो कवि हैं वो हैं स्वच्छंदतावाद में। इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां, हे प्रभु ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, वो जो पंक्तियां हैं वो रामनरेश त्रिपाठी की ही हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इसके अलावा इनकी तीन रचना है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है मिलन, पथिक और स्वप्न। इनकी जो तीन जो ग्रंथ है वो बड़े महत्वपूर्ण है, वो है मिलन, पथिक और स्वप्न। इसके अलावा एक और इनका जो ग्रंथ है वो है मानसी, जो कि फुटकर कविताओं का संग्रह है मानसी। तो जो मानसी है वो है फुटकर कविता है उनका संग्रह है। फुटकर कविताओं का संग्रह। तो जो मानसी है वो फुटकर कविताओं का संग्रह है। इसके अलावा जो रामनरेश त्रिपाठी उन्होंने प्रेम काव्य के साथ ही या स्वच्छंदवादी के साथ ही जो वीर काव्य है उसकी रचना भी रामनरेश त्रिपाठी ने की है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ वो है मिलन, पथिक और स्वप्न। मानसी है वो है इनका जो फुटकर कविता है उनका संग्रह। तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास देखा वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है द्वितीय युग का नामकरण है वो किसके नाम पर हुआ है? द्वितीय युग का नामकरण है, पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इससे कंफ्यूज ना हुई है कि जो द्वितीय युग का जो नामकरण है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनके नामकरण पर नहीं किया गया है। इसके अलावा आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी इनके नामकरण पर भी नहीं किया गया है। आचार्य नंद दुलारी जो वाजपेयी हैं वो हिंदी के एक प्रमुख आलोचक हैं और एक सौष्ठववादी आलोचक है, उसकी श्रेणी में गिने जाते हैं। तो हिंदी में जो बृहत्तरई हुई है, प्रसाद, पंत और निराला, इन तीनों कवियों पर जो आलोचनात्मक ग्रंथ है उनका जो लिखने का कार्य है वो नंद दुलारी वाजपेयी है, उन्होंने किया। इसके अलावा जो नंद दुलारी वाजपेयी है इनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से भी रहा है। फिर है शांति प्रिय द्विवेदी, ये भी हिंदी के एक प्रमुख आलोचक हैं। तो जो द्वितीय युग का जो नामकरण किया गया है वो किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर, और इसका जो नाम जो वो माना जाता है सामान्यतः 1900 से 1918। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना गर्वमय और हिंदी साहित्य के विकास में इनका इतना अभूतपूर्व योगदान रहा है कि जो द्वितीय युग है उनका नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नामकरण पर किया गया है। इसके अलावा इनके बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है कि इन्होंने 1903 से लेके 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किया है। 1903 से लेके 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक है ये रहे हैं। इसके अलावा इनके अगर प्रमुख निबंध या लेखों की बात करें
तो उसमें एक बड़ा इनका महत्वपूर्ण निबंध है, वो है कवि और कर्तव्य, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा है ही नहीं, और एक और है भाषा और व्याकरण। इसके अलावा इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना वो है संपत्ति शास्त्र। इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आए हुए हैं कि जो संपत्ति शास्त्र है वो किसकी रचना है। तो जो संपत्ति शास्त्र है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और इनके अगर प्रमुख निबंध और लेखों की बात करें तो वो हैं कवि और कर्तव्य, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा है ही नहीं, और इसके अलावा है भाषा और व्याकरण। इसके अलावा शुक्ल जी हैं, इनके जो लेखों को बातों का संग्रह बोला है। शुक्ल जी ने इनके जो लेख हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके लेखों को बातों का संग्रह बोला है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो लेख हैं उनको बातों का संग्रह है, वो किसने बोला, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनके लेखों को देखकर ऐसा लगता है कि जो लेखक है वो बहुत मोटी अक्ल के जो पाठक हैं उनके लिए लिख रहा है। इसके अलावा जो हिंदी भाषा का जो स्वरूप है, या जो इसके अलावा जो हिंदी भाषा और खड़ी बोली के स्वरूप के साथ ही जो ब्रज भाषा का जो स्वरूप है वो निर्धारित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक है वो कौन है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक है वो है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र हैं, वो हिंदी में एक रसवादी आलोचक माने जाते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका ये रही है कि भारतीय और पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उनके जो अध्ययन और जो सामंजस्य में है वो डॉक्टर नगेंद्र की है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी अगर प्रमुख अगर ग्रंथों की बात करें तो उसमें एक इनका बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है रस सिद्धांत। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है साकेत एक अध्ययन, साकेत का अध्ययन। और इसके अलावा इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो थी सुमित्रा नंदन पंत, जिसकी प्रशंसा है वो शुक्ल जी करते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। और ये जो ग्रंथ है इसकी जो प्रशंसा है वो शुक्ल जी भी करते हैं। इसके अलावा वो छायावाद के बारे में बोलते हैं डॉक्टर नगेंद्र कि जो कुंठा का काव्य है जो प्रथम श्रेणी के जो कुंठा का काव्य है वो प्रथम श्रेणी के काव्य है, उसको जन्म नहीं दे सकता है। तो वो बोलते हैं जो छायावाद के बारे में कि जो कुंठा का जो काव्य है वो प्रथम श्रेणी के काव्य है, उसको जन्म नहीं दे सकता छायावाद के बारे में। तो ये रसवादी आलोचक है। और भारतीय जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र उनके सामंजस्य और अध्ययन में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी प्रमुख पुस्तक रस सिद्धांत, साकेत का अध्ययन और सुमित्रानंदन पंत। इसके अलावा जो बच्चन सिंह है वो इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के दो बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, वो है एक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे कई बार प्रश्न भी आए हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। और इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक वो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के साथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बड़ी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये भोलानाथ तिवारी हैं, वो एक कोशकार और व्याकरण रहे हैं, कोशकार और व्याकरण। हिंदी भाषा का जो व्याकरण है उसका जो स्वरूप स्थापित करने में इनका बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी अगर प्रमुख पुस्तक है अगर उनकी चर्चा करें तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो एक है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा की सामाजिक भूमिका। तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है भाषा विज्ञान और एक है हिंदी भाषा की सामाजिक भूमिका। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा की सामाजिक भूमिका। तो जो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है वो लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है वो लिखा है, बी आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो इतिहास जो तिमिरनाशक जो पुस्तक है उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो नहीं लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो 3 प्रमुख पत्रिकाएं उनके संपादन का कार्य किया वो है बाला बोधनी पत्रिका, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका। इसके अलावा हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और नील देवी और सती प्रताप है वो इनके महत्वपूर्ण नाटक है। बाल कृष्ण भट्ट ये द्वितीय युग के प्रमुख निबंधकार और गद्यकार रहे हैं।
बालकृष्ण भट्ट ने वो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसके संपादन का कार्य किया था। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट ने एक निबंध लिखा, बड़ा ही महत्वपूर्ण, वो है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इसका विकास है, और इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका के साथ ही निबंध लिखा था। इसके अलावा इन्होंने आंख, कान और जो विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक अंग हैं उन पर जो निबंध है वो भी लिखा था बालकृष्ण भट्ट ने। प्रताप नारायण मिश्र ये भी द्वैध युग के प्रमुख निबंधकार हैं, और प्रताप नारायण मिश्र ने वो है ब्राह्मण जो पत्रिका है उसके संपादन है उसका कार्य भी किया था। प्रताप नारायण मिश्र का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है वो है शिव मूर्ति। तो जो इतिहास जो तिमिरनाशक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं वो इतिहास तिमिरनाशक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र इन दोनों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का स्टील और एडिशन की संज्ञा देती है। हिंदी का स्टील और एडिशन, तो पश्चिम में जो निबंधकार हुए हैं दो, स्टील और एडिशन, और उन्हीं दोनों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन दोनों को हिंदी का जो स्टील और एडिशन है उसकी संज्ञा देते हैं। ये बड़ा फैक्चुअल और कई बार आया हुआ प्रश्न है कि हिंदी का जो स्टील और एडिशन है उसकी संज्ञा कौन देती है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट हैं, उनको हिंदी का स्टील और एडिशन है उन दोनों की संज्ञा देती है। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है, तो पूर्व मध्यकाल का आधुनिक काल तो नहीं है, आदिकाल भी नहीं है, रीतिकाल भी नहीं, तो पूर्व मध्यकाल का जो दूसरा नाम है वो है भक्ति काल। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है। भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति काल का स्वर्ण युग इसी सबसे पहले किसने बोला, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो सर्वप्रथम बोला था ग्रेसन ने। ये प्रश्न आया हुआ है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने बोला था, तो वो बोला था ग्रेसन ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो इसका समर्थन करते हैं। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो बोलते हैं सबसे पहले जॉर्ज ग्रेसन, और जिसका समर्थन वो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल को अब दो भागों में डिवीजन किया जाता है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति धारा को फिर दो भागों में डिवीजन किया जाता, वो है निर्गुण ज्ञानश्रयी संत शाखा और प्रेम मार्गीय सूफी काव्य धारा। इसी तरह तरीके से सगुणों का भी दो भागों में डिवीजन किया जाता है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। अगला प्रश्न है, इसके अलावा जो भक्ति काल है उसको रामविलास शर्मा है वो लोक जागरण का काव्य है उसकी भी संज्ञा देते हैं। निम्न में से मनोविश्लेषणवादी कहानीकार का संगत वर्ग कौन सा नहीं है, तो हिंदी साहित्य का जो डिवीजन किया जाता है वो कहानियों में वो किया जाता है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग और प्रेमचंद पश्चात युग। तो प्रेमचंद पश्चात जो युग है उसमें दो प्रकार की जो काव्य धाराएं हैं वो बनती हैं, एक है सामाजिक यथार्थवादी काव्य धारा और एक बनती है मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी काव्य धारा। तो एक विचारधारा मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी काव्य धारा और दूसरी जो विचारधारा है वो है सामाजिक यथार्थवादी विचारधारा। तो जो मनोविश्लेषणवादी जो कहानीकार का संगत वर्ग है उसकी अगर हम चर्चा करें, तो जो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं इनकी ये विशेषता होती है कि ये जो अपने जो कथ्य हैं उसमें जो घटनाएं हैं उनको इतना ज्यादा महत्व नहीं देते। इनके कथ्य में घटनाएं तो होती हैं लेकिन साथ में ही जो व्यक्ति का जो चरित्र है और उसका जो अंतर्द्वंद है उसका बड़ा ही गहन विश्लेषण है वो मनोविश्लेषणवाद कहानीकार है वो किया जाता है। और ये जो मनोविश्लेषणवाद कहानीकार है जो व्यक्ति की जो अंतर्द्वंद है या मन में है वो किस प्रकार चल रहा है, जो चरित्र है वो किस प्रकार रिएक्ट करेगा, इन सभी बातों को इसमें महत्व दिया जाता है, ना कि घटनाओं को इसमें इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रेमचंद्र, अज्ञ और जैनेन्द्र, तो प्रेमचंद है वो मनोविश्लेषणवादी में तो नहीं आते हैं, अज्ञ और जैनेन्द्र आते हैं। जैनेन्द्र और इलाचंद्र ये दोनों आते हैं लेकिन अमृत राय नहीं आते हैं। इसके अलावा अमृत राय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कहानी आंदोलन है उसका भी प्रतिपादन किया था, वो था सहज कहानी आंदोलन। अज्ञ, अमृत राय, प्रेमचंद ये तो नहीं आएंगे। तो अज्ञ, जैनेन्द्र और जो इलाचंद्र हैं ये दोनों तीनों के तीनों हैं वो मनोविश्लेषणवादी जो कहानीकार है उसमें आते हैं। तो जैनेन्द्र, अज्ञ, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी हैं वो मनोविश्लेषणवादी जो कहानीकार हैं उसकी श्रेणियों में आते हैं। इसके अलावा जैनेन्द्र के बारे में जो सबसे बड़ी ख्याति ये है कि जैनेन्द्र वो पहले कथाकार हैं जिन्होंने जो कहानी को है वो घटनाओं के स्तर से ऊपर उठाकर जो चरित्र है उस पर लाने का कार्य किया है। तो जैनेन्द्र वो पहले व्यक्ति हैं
जिन्होंने कहानियों को घटनाओं से ऊपर उठाकर चरित्र वहां पर लाने का कार्य किया है। इलाचंद्र जोशी भी उसी कैटेगरी में है और अज्ञे भी हैं। तो इस तरीके से जो व्यक्ति को घटनाओं के ऊपर से लेकर चरित्र पर ले जाने का कार्य वो तीनों के तीनों जो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं वो करते हैं। अज्ञे की अगर हम चर्चा करें तो इनकी जो प्रमुख जो कहानी संग्रह हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो है विपत्तगा, परंपरा, जयदोल, गैंग्रीन इत्यादि। और अज्ञा की जो प्रमुख जैनेन्द्र की जो प्रमुख कहानी संग्रह उसमें फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या इत्यादि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैनेन्द्र है, जैनेन्द्र ने बड़ी महत्वपूर्ण उपन्यास लेके, एक है त्याग पत्र और दूसरा है सुनीता। इसके अलावा इनको उनका महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है मुक्तिबोध। और अज्ञा के अगर उपन्यासों की चर्चा करें तो नदी के द्वीप है, शेखर एक जीवनी है, वो इनके बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास और अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां हैं और किस भक्तिकालीन कवि की हैं उसके बारे में चर्चा करना है। पंक्तियां हैं, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरवई बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्त मानी चारू। बड़ी शानदार पंक्तियां हैं। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरवई बर बारी विचारू, कुहू कवित मुक्त मानी। तो जो हमारा जो हृदय है वो सिंधु या जो सागर है उसके, जो हमारा जो हृदय जो मस्तिष्क है वो सिंधु या सागर की भांति होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा जो मस्तिष्क है वो सीप के समान होना चाहिए, उसके बारे में पंक्तियां बोली गई हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो सूर्य सागर की तो नहीं है, सूर्यदास की नहीं है। सूरदास ये भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा उसके प्रमुख कवि हैं। और ये सूरदास की प्रमुख रचना उसमें सूर सागर, साहित्य लहरी और जो सूरसा वाली है वो प्रमुख है। नाभादास ये भी भक्ति काल की कवि है और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है नाभादास की, वो है भक्तमाल। भक्तमाल। छीत स्वामी ये भी भक्ति काल की कवि हैं। तो जो एक पंक्तियां हैं वो है तुलसीदास की। ये तुलसीदास की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां, हृदय सिंधु शीत मीप समाना। इसके अलावा तुलसीदास जो कवि हैं उन्होंने ना केवल राम भक्ति काव्य धारा के अलावा जो कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण पर है, दोनों पर ही जो काव्य सृजन है वो किया है। और इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके बारे में बोलते हैं कि ये सबसे बड़े हिंदुस्तान के सामंजस्यवादी जो कवि हैं वो तुलसीदास हुए हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो है वो किस काल की रचना है। तो जो पृथ्वीराज रासो है ये आधुनिक काल की रचना नहीं है, ये रीति काल की भी रचना नहीं है, ये भक्ति काल की भी रचना नहीं है। ये जो रचना है वो है वीर गाथा काल है, और ये वीर गाथा काल है वो है आदिकाल के अंतर्गत। तो आज जो पृथ्वीराज रासो है वो आदिकाल की जो वीर गाथा काल जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो इनको हिंदी का प्रथम महाकवि की संज्ञा देती है। शुक्ल जी हैं वो इनको हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकवि। और इसके अलावा इनका जो प्रथम पृथ्वीराज रासो है इनको हिंदी का प्रथम महाकाव्य की भी संज्ञा देते हैं। तो पृथ्वीराज रासो है वो आदिकाल की जो वीर गाथा काल काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको हिंदी की प्रथम कवि महाकवि की संज्ञा देने के साथ ही इनका जो महाकाव्य ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो उसको हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसकी संज्ञा देते हैं। इसके अलावा जो पृथ्वीराज रासो है उसमें इन्होंने विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, इसलिए पृथ्वीराज चंद्रवरदाई को छंदों का राजा भी बोला जाता है। तो चंद्रवरदाई हैं वो छंदों के राजा भी हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में वो छंदों की संख्या है वो काफी अत्यधिक है और उनको छंदों का राजा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो चंद्रवरदाई हैं वो छंदों के राजा भी बोले जाते हैं। अगला प्रश्न, इसके अलावा जो पृथ्वीराज रासो में एक जगह जिक्र भी आता है कि जो पृथ्वीराज रासो है तो चंद्रवरदाई जब चले जाते हैं तो पृथ्वीराज रासो है तो उसको जो बाद में जो करने का जो काम करते हैं वो उनके पुत्र करते हैं, उनका नाम है जलन। तो बाद में इनके पुत्र जलन ने पृथ्वीराज रासो है उसको पूर्ण किया था। पृथ्वीराज रासो है वो किस काल की रचना, ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया, ये वीरगाथा काल की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो अभिनव जयदेव है वो किसे कहा गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का
अभिनव जयदेव। तो हिंदी साहित्य का जो विभाजन है, एक तो धार्मिक साहित्य है, उसमें सिद्धनाथ और जैन आती हैं, इसके अलावा वीर गाथात्मक काल है, और फिर तीसरा डिवीजन किया जाता है वो है लौकिक साहित्य। तो जो विद्यापति हैं वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं आदिकाल में, और इन्हीं को अभिनव जयदेव के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये अभिनव जयदेव है वो उनकी किस रचना के आधार पर किया जाता है, वो है विद्यापति की पदावली। इसके अलावा इनकी दो बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, और विद्यापति की जो पदावली है उसके आधार पर इनको अभिनव जयदेव है उनकी संज्ञा दी जाती है, और कीर्ति लता और कीर्ति पताका भी उनकी दोनों महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा कवि ने आदिकाल में ये बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हुए हैं जिन्होंने अवहट्ठ भाषा है उसका भी प्रयोग किया है। इन्होंने एक जगह पर स्थान भी किए, बतलाया भी है अपनी पंक्तियों में कि इन्होंने जो अवहट्ठ भाषा है उसमें काव्य रचना की है, अवहट्ठ भाषा में काव्य रचना। तो विद्यापति ने अवहट्ठ भाषा है उसमें काव्य रचना की है। विद्यापति की जो पदावली है उसके एक और बात है, डॉक्टर बच्चन सिंह है, तो उनका जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक है उसमें वो विद्यापति को जाति और अपूर्व कवि है उन दो शब्दों के रूप में संबोधित करते हैं। तो विद्यापति की प्रमुख रचना एक है पदावली, फिर है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इन्हीं की पदावली के आधार पर ही इनको अभिनव जयदेव है वो बोला जाता है, और ये आदिकाल की जो लौकिक काव्य धारा है उसके आधार पर शामिल है। इसके अलावा ये आदिकाल और जो भक्तिकाल की जो संक्रमण धारा है उसके कवि भी हैं। तो आदिकाल और जो भक्तिकाल की जो संक्रमण धारा है उसमें कौन है, तो वो है विद्यापति। इन्होंने अवहट्ठ भाषा है उस भाषा में भी रचना की है, और अपनी की जो पंक्तियां हैं उसमें उन्होंने जिक्र भी किया कि उन्होंने अवहट्ठ भाषा है उसमें रचना की है। अब सवाल उठता है कि जो इनकी जो पदावली है वो भक्तिपरक रचना है कि श्रृंगार परक है। तो इसको लेकर हिंदी साहित्य में वो काफी विवाद भी रहा है कि इनकी जो पदावली है वो भक्तिपरक रचना है कि श्रृंगार परक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी विवाद में कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे हैं वो आजकल वो काफी चश्मे, तो आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे हैं वो आजकल काफी सस्ते हो गए, उन्हीं को चढ़ाकर जैसे कुछ लोग विद्यापति जो जयदेव के गीत गोविंद उनको भक्तिकाल की रचना मानते हैं, और उसी आधार पर वो विद्यापति की जो पदावली है उनके गीतों को भी भक्ति के पद हैं वो गाने जाते हैं। तो वो बताते हैं कि विद्यापति हैं वो सेव थे, और उन्होंने जब ये काव्य रचना की है वो की है राधा और कृष्ण के आधार पर, इसलिए वो बोलते हैं कि जो विद्यापति की जो पद हैं वो श्रृंगार परक हैं और इनको भक्ति की परंपरा है उसमें नहीं शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वो इनके पदों को नागिन की लहर है उसके रूप में भी संबोधित करते हैं। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, ये पंक्तियां बोली हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में, और एक कई बार प्रश्न आया हुआ भी है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल किसके सस्ते हो गए। तो ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में बोले हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके पदों को नागिन की लहर है उसके समान है वो बताते हैं। इसके अलावा जो रामवृक्ष मैनीपुरी है वो इनके पदों को आत्मा और जो ब्रह्म का जो जीव संबंध है उसके रूप में संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, साकी शबद रमैनी किस भक्तिकालीन कवि की रचना है। ये सभी भक्तिकालीन कवि हैं, और साकी शबद जो रमैनी है वो रचना है कबीरदास की। तो कबीर की जो गीत है या जो उनकी पद हैं उनको संकलन है वो बाद में उनके शिष्यों ने किया था बीजक नाम से, और बीजक का ही जो डिवीजन है वो किया जाता है साखी शबद और रमीनी। तो कबीरदास के जो पद हैं बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पदों को उनके शिष्य हैं संकलित करते हैं, वो है बीजक नाम से। इसके अलावा जो बीजक का जो डिवीजन है वो किया जाता है साखी शबद और रमैनी में। और कबीरदास हैं वो भक्ति काल की जो निर्गुण ज्ञानश्री काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं, और इसके अलावा हिंदी साहित्य में जो निर्गुण काव्य धारा की जो शुरुआत है वो कबीरदास है उसी से मानी जाती है। कबीरदास के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी कबीर। कबीर जो पुस्तक है वो लिखी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और वहां पर वो द्विवेदी जी को कबीर को बाणी के डिक्टेटर है उसके रूप में संबोधित करते हैं। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि बाणी के डिक्टेटर हैं वो कौन संबोधित करता है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। वो किस पुस्तक में करते हैं, वो है डिक्टेटर के रूप में है वो संबोधित करते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो कबीर को बाणी के डिक्टेटर हैं उसके रूप में संबोधित करते हैं कबीर पुस्तक में, और इनकी जो रचना है वो है साकी शबद और रमैनी जो कि 3 भाग हैं उसमें विभाजित है। हरिदासी संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है।
तो आप देखेंगे भक्ति काल में विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनका विकास होता है। तो उसी में से एक संप्रदाय था हरिदासी संप्रदाय को अन्य के, तो जो अष्टछाप जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय की जो स्थापना वो की थी वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विठलनाथ ने। इसमें जो चार जो शिष्य थे वो थे वल्लभाचार्य के, और इसमें जो चार शिष्य थे वो थे विठलनाथ के। इनमें जो सबसे वरिष्ठ थे वो थे कुंभन दास, और सबसे जो कनिष्ठ थे वो थे नंददास। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय, इस ये भी हरिदास संप्रदाय से संबंधित नहीं है, चिंता चित्ते भी नहीं है। तो जो सखी जो संप्रदाय है वो सब संप्रदाय संबंधित है हरिदासी संप्रदाय। तो हरिदासी संप्रदाय है उससे जो संप्रदाय संबंधित है वो है सखी, और इसकी जो स्थापक है वो है स्वामी हरिदास। ये जो हरिदासी संप्रदाय या जो सखी संप्रदाय, इसकी जो मूल अवधारणा वो ये है कि भगवान की जो अनुग्रह है या उनके जो नित्य जीवन में केली क्रियाएं करते हैं उन्हीं के ईश्वर से भक्ति की प्रक्रिया होती है, और हमें वो भक्त है उनको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां ये, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लोकाटी, ये लोकाटी है तो काटी नहीं है, लिए लोकाटी हाथ, जो घर भूखे आप ना चले हमारे साथ, जो घर भूखे आप ना चले हमारे साथ। एक कबीर की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कबीरा खरा बाजार में लिए लोकाटी हाथ, जो घर भूखे आप ना चले हमारे साथ। प्रस्तुत उद्धरण में सुखाटी नहीं है, ये है लोकाटी। कबीरा खरा बाजार में लिए लोकाटी हाथ, जो गढ़ भूखे आप ना चले हमारे साथ। तो इसमें जो लोकाटी शब्द है उसका क्या अर्थ है? लाठी, वो शब्द तो नहीं है, जताना भी नहीं है, जलना भी नहीं है। इसका जो मतलब है वो है जलती हुई लकड़ी या मसाल। तो कबीरा खरा बाजार में लिए लोकाटी हाथ, जो घर आप ना चले हमारे साथ। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें जो लोकाटी जो शब्द का अर्थ है वो है जलती हुई लकड़ी। कवि बिहारी जी को बिहारी शतसई लिखने की प्रेरणा है वो किससे मिलती है? तो जो बिहारी हैं वो हिंदी काल की जो रीति काल की जो रीति सिद्ध काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। और बिहारी ने अपने जीवन में केवल 700 दोहों का ही रचना क्रम किया है। और मिश्र बंधु हैं वो उनकी दोहों की संख्या है वो 700 मानते हैं। इसके अलावा कई लोग 713 भी मानते हैं और कई लोग 719। और इनका जो काव्य है वो मुक्तक के क्षेत्र में जितनी प्रसिद्धि पा चुका है उतना कोई अन्य श्रृंगारी कवि है वो नहीं पार कर चुका है। इसके अलावा जॉर्ज ग्रेसन है वो इनकी प्रशंसा में लिखते हैं कि हिंदी पूरे यूरोप में एक भी जो कवि है वो बिहारी की बराबरी है वो नहीं कर सकता है। तो बिहारी का जो काव्य है वो मुक्तकों का है, परंपरा का वो चरम उत्कर्ष है वो आपको देखने को मिलेगा। और शुक्ल जी इनकी प्रशंसा में बोलते भी हैं कि इनका एक एक दोहा है वो हिंदी साहित्य का एक एक रत्न है वो माना जा सकता है। तो कवि बिहारी जी को बिहारी शतसई लिखने की प्रेरणा है वो राजा द्योत सिंह से नहीं मिली, कुशल सिंह से भी नहीं मिली, जय सिंह से भी नहीं। ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, इसलिए राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे और वहीं से इनको जो बिहारी शतसई है वो लिखने की प्रेरणा भी मिली थी। इसके अलावा जो बिहारी है उन्होंने ना केवल श्रृंगार परक काव्य लिखे हैं बल्कि इनका एक बड़ा ही दोहा प्रसिद्ध है, अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। तो वो एक जब दोहा हो, जब राजा जय सिंह की जब शुरुआत में शादी होती है तो वो उनका प्रेम का है उसमें इतने बंदवास हो जाते हैं कि अपना जो राजपात्र है वगैरह है उसको सब छोड़ बैठते हैं। तब वो एक दोहा लिखते हैं कि अली कली से हो बंदियो आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी का ये जो दोहा है उसको सुनकर है वो राजा है वो वापस वो राजपाट के कर्म है उसमें संलग्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर, ये जो कोटेशन है इस तरीके से है, छंदों का अजायब घर किस रचना को? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की एक बड़ी महत्व हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक है वो है हिंदी भाषा और संवेदना का विकास। तो उसमें वो छंदों का जो अजायब घर है वो बोलते हैं रामचंद्र का को। जो रामचंद्र का है उसकी जो रचना की है वो की है केशवदास ने। केशवदास है वो रीतिकाल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। और इन्होंने जो रामचंद्र का है वो रामचंद्र का की रचना की है। और रामचंद्र का में उन्होंने कई प्रकार की जो छंद है उनका प्रयोग किया है। यही देखकर है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी अपनी जो पुस्तक है हिंदी भाषा और संवेदना का विकास उसमें जो रामचंद्र का है
उसको छंदों का जो अजायब घर है वो बोलते हैं। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने अपनी जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है उसमें वो उनको बोलते हैं कि अलंकारवादी कवि हैं और ये काव्य में अलंकारों का प्रधान स्थान समझने वाले कवि हैं, वो है केशवदास। तो इनको छंदों का जो अजायब घर है वो बोलते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। और इसके अलावा इनको जो कोर्ट का कवि है या जो कठिन काव्य का प्रेत है वो भी बोला जाता है। तो केशवदास के बारे में महत्वपूर्ण याद रखने की बात है वो है, इनको जो अलंकारवादी कवि या काव्य में अलंकारों का प्रधान स्थान समझने वाले कवि वो बोलते हैं शुक्ल जी। छंदों का अजायब घर बोलते हैं इनको रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसके अलावा इनको कठिन काव्य का प्रेत और कोर्ट का कवि है वो उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है। और ये रीति काल की जो रीति बद्ध काव्य धारा उसके प्रमुख कवि हैं। और इसके अलावा सामान्यतः सहमति है कि हिंदी साहित्य में जो रीति काल का जो प्रवर्तक है वो केशवदास से ही माना जाता है। काल का प्रवर्तक है वो यही है। इसके अलावा जो केशवदास की जो रामचंद्र का है उसकी जो सबसे ज्यादा प्रशंसा की है वो है उनको संवादों में। शुक्ल जी कहते हैं कि इनके जो अंगद रावण संवाद है वो तुलसीदास के संवादों से कहीं अधिक सफल एवं उपयोगी जान पड़े हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि केशवदास को रामचंद्र का में जो सबसे अधिक सफलता मिली है वो मिली है उनको संवादों में। और इनका जो अंगद रावण संवाद है वो तुलसी के संवादों से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर जान पड़ता है। तो इनका जो अंगद रावण संवाद है। इनकी जो अन्य रचना है वो एक है विज्ञान गीता जहांगीर जस चंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रतन बावनी। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्र का है वो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। वो है रामचंद्र का के अलावा। इसके अलावा जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये अवधी भाषा का महाकाव्य है। अवधी का महाकाव्य है। और जो जायसी है वो भक्ति काल की प्रेम मार्गी है या जो सूफी काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। और जायसी को बच्चन सिंह है वो हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में अवधि का अरगान है उसकी संज्ञा भी देते हैं। अवधि का अरगान है उसकी भी संज्ञा देते हैं। तो बच्चन सिंह है वो अवधि का अरगान किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को। भक्ति काल की जो सूफी है जो प्रेम मार्गी जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। तो छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी भाषा और संवेदना के विकास में बोला है। तो आज हम इस क्लास को खत्म करते हैं, हम कल इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।